हेलो माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम प्रेप। माई सेल्फ अंजलि, योर एजुकेटर। और जैसा कि आपको पता है, हमने हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2025-2026 स्टार्ट किया है, जिसके हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो ये हर उस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो हिमाचल प्रदेश में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती हैं बॉडीज, जैसे एचपीपीएससी हो गई, एचपीआरसी हो गई, तो वहां पे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे प्लस हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हर उस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है। नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जानना चाहेंगे कि हम अंजलि मैम से क्यों पढ़े। तो बेटा, जो मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में आपको बना के बताती हूँ, जो हम इसमें नोट्स होते हैं, तो वो सारे मैंने खुद बनाए हुए हैं। फिर मैंने इसको एस्पिरेंट के हिसाब से समझा है कि एस्पिरेंट को कितने आराम से इसको समझ आएगा कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, जैसे इसमें बड़ी सारी फिगर्स है, इसमें टेक्स्ट है, तो इसको इस ढंग से मैं प्रेजेंट करती हूँ कि वो हर बच्चे को समझ जाए और हर बच्चे को याद करने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। इसलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे थ्रू पढ़ना। तो आप जल्दी से क्या करें, जो मेरा चैनल है स्मार्ट एग्जाम प्रेप, इसको लाइक, अपने फ्रेंड्स और फेलो एस्पिरेंट्स के अमंग शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब से होगा, जब भी हमारा फ्यूचर कोई भी लेक्चर होएगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट एग्जाम प्रेप। अब जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं बता देती हूँ। बेटा, हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 जनरल रिव्यू, चैप्टर 2 स्टेट इनकम, चैप्टर 3 पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 4 बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, चैप्टर 5 प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट एंड चैप्टर 6 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, चैप्टर 7 एनिमल हस्बेंड्री। ये बेटा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर जरूर देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। इवन हमारे जो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के लेक्चर हैं उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 8। ये थोड़ा सा लेंथियस्ट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम फॉरेस्ट्री के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो डिफरेंट इरिगेशन चैनल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने एंड तक बने रहना है। और मैं बोल रही हूँ ना, इसमें नोट्स इस ढंग से फ्रेम किए गए हैं ताकि आप अपने सेल्फ रिटन नोट्स भी बना पाओ। इसमें हर इंपॉर्टेंट चीज आपके हिसाब से फ्रेम की गई है ताकि आपको आसानी हो नोट्स बनाने में। क्योंकि बताऊँ क्या होता है, बच्चा अगर पहले हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे अगर खुद पढ़ेगा तो वो इतनी बड़ी बुकलेट होती है जिसमें इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, तो बच्चा एंड तक जाके बोर हो जाता है। तो मेरी जो सीरीज है वो इस ढंग से फ्रेम की गई है कि आपको वो क्या हो जाए, आसान बन जाए। आप तुम क्या करो, मेरी स्लाइड्स देखोगे, अपने सेल्फ रिटन नोट्स बनाओगे। आपने पेन एंड नोटबुक जरूर लेके आना है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अभी लिख लेने हैं, क्योंकि जितना आप जल्दी उसको कवर करोगे तो आपको क्या होगी, चीजें याद रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, फॉरेस्ट स्टेटस क्या है हमारे हिमाचल प्रदेश का। क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना कि कभी कभार क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं कि आपको पूछ लिया जाए कि हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना है, उसमें से ऑफिशियल जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर वो कितना है, वही हम चीजें पढ़ेंगे। अगर मैं फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो जो ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया है वो बेटा है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारे जियोग्राफिकल एरिया, जो हिमाचल प्रदेश के जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है 68.16%। तो जो हमारा ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया है वो बेटा है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। आपने 37,000 समथिंग आपको स्टैट्स याद होना चाहिए कि आपका फॉरेस्ट एरिया कितना है। उसी में अगर मैं एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की बात करूं, ये तो आपको ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया इतना इन्होंने दे रखा है, लेकिन उसमें एक्चुअल फॉरेस्ट कितने हैं, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो वो आपका है 15,580.33 स्क्वायर किलोमीटर, जो डेजिग्नेट करता है बेटा कितना, 27.99%। तो ये आपने फैक्ट याद रखना है कि अगर मैं बात करूं हमारा ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया तो वो था 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर मैं एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो वो सिर्फ 15,580.33 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपको तीन चीजें याद रखनी है और ये कितना है, 27.99% है आपका एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। और अगर हम उसकी डेंसिटी के देखें तो 10 to 70% एंड अबव इसकी क्या है, डेंसिटी है जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की है। और
फॉरेस्ट कवर के बाद अगर हम बात करें अपने ट्री कवर की, जो पेड़ हैं वो कितना है 855.07 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर कर सकते हो कि अगर आपको पता हो कि ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया 37,000 के अराउंड था, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर आपका 15,000 के अराउंड था, एंड अगर ट्री कवर की बात करूं तो वो आपका 858.07 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड था। तो अगर आप थोड़े से, अगर फैक्ट्स, मैं ये नहीं बोलती कि आपको हर चीजें मतलब आपको पूरा नंबर याद हो गया, लेकिन अगर आप एक फैक्ट के थ्रू जैसे 37,000, 15,000 समथिंग एंड 800 समथिंग, अगर ऐसा याद करके जाओगे तो आप वहां पे मैच कर सकते हो चीजें, या कोई स्टेटमेंट दी हो तो आप उसको आंसर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर की बाय क्राउन डेंसिटी। ठीक है, तो इस स्लाइड को इस ढंग से फ्रेम किया गया है कि आपको हर चीजें पता चले। अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो आपके फॉरेस्ट कवर डेंस फॉरेस्ट भी हो सकता है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी हो सकता है, ओपन फॉरेस्ट हो सकता है, या श्रब कवर हो सकता है। अगर मैं डेंस फॉरेस्ट की बात करती हूँ तो डेंस फॉरेस्ट आपका 3117.60 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी डेंसिटी 70% एंड अबव है। लेकिन अगर मैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करूं तो वो कितना है 7280.29 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी डेंसिटी बिटवीन 40% एंड 70% है। और अगर मैं ओपन फॉरेस्ट की बात करूं तो वो कितना है बेटा आपका 5182.46 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 5182.46 स्क्वायर किलोमीटर, और जिसकी डेंसिटी आपकी 10% एंड 40% के बीच में। और आपका श्रब कवर कितना है 308.69 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम आपको ये नंबर, हमें ये नंबर याद करने हैं, तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने इसको अरेंज कर दिया है ऐसे कि अगर मैं एरिया वाइज देखूं बेटा तो आपके मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट ज्यादा है, देन आपके ओपन फॉरेस्ट है, देन आपके डेंस फॉरेस्ट है, देन आपका श्रब कवर है, ये अकॉर्डिंग टू एरिया है। ठीक है, लेकिन अगर डेंसिटी वाइज देखो तो वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि पहले डेंस फॉरेस्ट होंगे, देन मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होंगे, देन ओपन फॉरेस्ट होंगे। तो ये आपका एरिया वाइज आपको अरेंजमेंट दिखा रखा है कि मैं नहीं बोलती कि आपको ये नंबर याद रखने हैं। आप ऐसे याद रखो कि पहले मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, देन ओपन फॉरेस्ट है, देन डेंस फॉरेस्ट है, देन श्रब कवर है। ये आपका एरिया वाइज अरेंजमेंट। तो अब आपको फॉरेस्ट कवर बाय क्राउन डेंसिटी पता चल गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया कि हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना है 15,000 समथिंग है। आपने ऐसी चीजें फैक्ट याद रखने हैं। और यही चीज है मैंने जो पीछे समझा दी वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ईयर वाइज दे रखा है, बट हम थोड़ा सा रिसेंट वाला ही याद रखते हैं जो हमारा ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब हम की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट कवर चेंजेस के, कि फॉरेस्ट कवर चेंज कैसे हो रहा है। ये किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट असेट अकाउंट, जो हमारा 2010, 11 एंड 2021, 2022 की एक रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फर्स्ट फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है 14.09% से। कि जो मैंने इस मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात की, जो ये हमारा फर्स्ट था मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एसेट अकाउंट रिपोर्ट की ये इंक्रीज हुआ है 14.09%। आपने ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, और अगर हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वो डिक्लाइन हुआ है, और कितना डिक्लाइन हुआ है -3.30%। अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करूं तो ये क्या हुआ है बेटा, ये डिक्लाइन हुआ है कितना -3.03%। ये आपको फैक्ट ऐसे अगर आप लिंक करते जाओगे ना तो आपको चीजें याद होती जाएंगी। और हमारा जो टोटल फॉरेस्ट है वो ग्रू हुआ है 915 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंट फैक्ट है कि अगर टोटल फॉरेस्ट की बात करूं तो उसमें ग्रोथ दिखाई गई है कितनी 915 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और यही चीज है आपकी फॉरेस्ट एसेट अकाउंट। तो ये पूरा आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव वाली चीजें याद होनी चाहिए कि नॉन फॉरेस्ट भी आपका क्या हुआ है, नेगेटिव में गया 2.23, और आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या हुआ है, ये भी नेगेटिव डिक्लाइन हुआ है -3.30%। और अगर हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है तो वो 14.09% इंक्रीज दिखा रखा है, ओपन फॉरेस्ट है 2.07 एंड श्रब इज 3.59। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो अगर मैं मार्क कर दूं तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और ये तो बता ही रखा था। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखेंगे फॉरेक्स एक्सटेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग।
कि कितना हमारा फॉरेस्ट एक्सटेंट मींस एक्सटेंड हो रखा है। तो इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताई होती है आपके फॉरेस्ट एक्सटेंट अकाउंट में ऑन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट एरिया, कि एक अगर पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया है तो उसकी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिफरेंट एरिया में स्पेशल क्या होते हैं, जब हम डिफरेंट साइट्स में स्टडी करते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या है, प्रोटेक्शन स्टेटस है कि उसको प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है, रिजर्व घोषित किया गया है कि क्या घोषित किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं अपने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अगर मैं बात करूं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, तो ये जो हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये बेटा इंक्रीज हुआ है आपका 915 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो ये इंक्रीज कितना हुआ है, 915 स्क्वायर किलोमीटर, जो आपका ये फैक्ट था। देखो फैक्ट लिंक होते जाएंगे, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने स्लाइड इस ढंग से बनाई है ताकि आपको आसानी हो इकोनॉमिक सर्वे को याद करने में। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि इंक्रीज हुआ है आपका फॉरेस्ट एरिया कितना, 915 स्क्वायर किलोमीटर, और ये चेंज आपका 2012 टू 2023 का चेंज डिपिक्ट किया है। इससे आपको ये पता चलता है कि क्या हुआ है, जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये चीज पता चलती है कि 2.47% राइज हुआ है, और एक्सपैंड कितना हुआ है, पहले 66 था अब 68.16% एक्सटेंड हो गया है, और ये स्टेट जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है। तो आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में पता चला कि इसकी ग्रोथ हुई है, कितनी हुई है, इट इज 915 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज, और ये कितना राइज हो रखा है, 2.47% चेंज इसका राइज है। 66% से 68% क्या हो रखा है, ये एक्सपैंड हो रखा है। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट की हम बात करेंगे वो हम करेंगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट की। अगर मैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करती हूँ बेटा, तो ये डिक्लाइन हुआ है -15 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आपका डिक्लाइन हुआ है -15। मैं बोल रही हूँ जो नेगेटिव में फैक्टर जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कितना रिडक्शन बताया, जो अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो परसेंटेज चेंज इसका रिडक्शन कितना बता रखा है, -0.79% रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करूं, अगर मैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करूं, इसमें भी डिक्लाइन हुआ है, और इसमें डिक्लाइन कितना देखो, -4243 स्क्वायर किलोमीटर डिक्लाइन हुआ है, 4243 स्क्वायर किलोमीटर डिक्लाइन हुआ है आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, जो मार्क कर रहा है कितनी रिडक्शन, -12.81% रिडक्शन। देखो कितना ह्यूज डिक्लाइन हुआ है आपका प्रोटेक्टेड एरिया, जो फॉरेस्ट का प्रोटेक्टेड एरिया है वो आपका डिक्लाइन हुआ है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आपके डिक्लाइन हुए हैं, और अगर मैं बात करूं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है कि कुछ फॉरेस्ट क्या होते हैं, अनक्लासिफाइड होते हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जिनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ना वो प्रोटेक्टेड में होंगे, ना ही वो रिजर्व्ड में होंगे, ना ही वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में होंगे। तो उसमें क्या बता रखा है कि जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है उसमें तो इंक्रीज हो रखा है, और इंक्रीज है आपका 5173 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको पता चल गया कि अगर मैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात करूं तो उसमें ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है, 5173 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कितना इंक्रीज बता रखा है बेटा, 258% राइज बता रखा है। लाइट चली गई है लेकिन तब भी क्लास कंटिन्यू होगी, क्योंकि अगर मैंने ये फिर से डिले कर दिया तो आपको लेक्चर बड़ा ही लेट मिलेगा, तो अभी कंटिन्यू रखते हैं। तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सिग्निफिकेंट रिक्लासिफिकेशन और इंक्लूजन ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड लैंड्स। तो मतलब इन्होंने ये बोला जो ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है इसमें राइज इस वजह से दिखा है कि जो हमारी फिर से फॉरेस्ट की रिक्लासिफिकेशन की गई, उसके बाद क्या हुआ, जो पहले अनरिकॉर्डेड लैंड था उसको भी इसमें क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, जिसकी वजह से आपका ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमें फॉरेस्ट एक्सटेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग पता चला कि आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। लेकिन अगर मैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करूं तो इनका एरिया डिक्रीज हुआ, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ड्रामेटिक इंक्रीज देखने को मिला है।
कितना है ड्रामेटिक इंक्रीज, कितना 5173 स्क्वायर किलोमीटर, जो मार्क कर रहा है 258% राइज। ठीक है, यही आपका फॉरेस्ट एक्सटेंट अकाउंट का बता रखा है, जिसमें टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में कवर कर ली है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारी कंडीशंस क्या है फॉरेस्ट अकाउंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो ये है 2012 एंड 2023 असेसमेंट ऑफ ISFR। उसके अकॉर्डिंग आपकी ये बता रखी है कि हमारे क्या है कंडीशंस क्या है। तो पहले हम चीज बात करेंगे, अगर हमारा कार्बन स्टॉक इंप्रूवमेंट्स की बात करें, हमारा क्या बात करें, कार्बन स्टॉक इंप्रूवमेंट्स की बात करें, जो टोटल कार्बन स्टॉक है हमारा वो बेटा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 79,234,000 टन। अगर हम असेसमेंट देखें 2017 से 2023 के बीच, तो क्या हुआ है, जो टोटल कार्बन स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम रिकवरी एंड इंप्रूव्ड बायोमास, कि इकोसिस्टम की रिकवरी अच्छी हो रही है, प्लस जो हमारा बायोमास है फॉरेस्ट का वो क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट शीट में भी दे रखा फैक्ट था। अब हम देखते हैं अपना बायोडाइवर्सिटी स्टेटस। तो हमारी जो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है वो वेरी रिच है, हमारे पास रिच हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें आपके 109 हर्ब्स है, 99 श्रब्स हैं एंड 116 ट्री स्पीशीज है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 109 हमारे हर्ब्स है, श्रब्स हमारे 99 है, लेकिन अगर ट्री स्पीशीज की बात करूं तो वो है हमारी 116 ट्री स्पीशीज, और ये आपको यहाँ पे भी दे रखा है। ये बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स है हमारी। तो हर्ब्स हमें पता चल गया 109 है, श्रब्स हमारे 99 है, ट्रीज हमारे 116 है। ठीक है, अब हमें चीज क्या रखनी है याद की, अगर हाई डाइवर्सिटी देखें तो हमारे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में आपकी हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन लोएस्ट डाइवर्सिटी आपकी मॉइस्ट एल्पाइन श्रब्स में लोकेटेड है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये देखो कंडीशन अकाउंट की है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने स्लाइड में बताया बस आपने उतना ही याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट में भी आपको ये सब नहीं याद करना, बस मैंने इंपॉर्टेंट लोएस्ट एंड हाईएस्ट जो बता रखा है, जैसे हाई डाइवर्सिटी आपकी किसमें है बेटा, हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में, और लोएस्ट डाइवर्सिटी आपकी मोइस्ट एल्पाइन श्रब्स में। ये आपने चीजें याद रखनी है, फिर ये आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इतना याद करने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। फिर मैंने क्या किया है आपके लिए कि जो ये हमारी है डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। अब आपको पता होगा हमारे हिमाचल प्रदेश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। अब सब बच्चों को क्या हो जाना चाहिए, अब याद होना चाहिए, क्योंकि अब हमने हिमाचल जीके के काफी लेक्चर्स कवर कर लिए। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, इतने अप्रोक्सीमेट है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको याद रखना है इतना। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा फॉरेस्ट एरिया इसके हिसाब से, जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से क्या है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किसमें है, आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है, देन किन्नौर, देन चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, उन्ना, हमीरपुर। हमीरपुर में लोएस्ट है। और अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया की अकॉर्डिंग टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब किन्नौर का एरिया हमने किन्नौर के फॉरेस्ट का एरिया हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के एरिया से कंपेयर किया है, तो उसमें आपका किन्नौर में ज्यादा है आपके फॉरेस्ट, देन केम चंबा, देन कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, उन्ना। अब बच्चों ये मैंने दो अकॉर्डिंग टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एरियाज आपको क्लासिफिकेशन बता दी, जिसमें मैंने आपको हाईएस्ट पूरा अरेंजमेंट दे दिया आपको फॉरेस्ट का। अब आपने मुझसे पूछना है कि मैम ये सारी परसेंटेज याद रखनी है, तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम हुआ है अकॉर्डिंग टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट और अकॉर्डिंग टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो उस अकॉर्डिंग आपने बताना है। अब देखिए ये आपको
फिगर में ऐसे दे रखा है, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है एंड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप यहाँ से आसान आपको याद करना होता तो आपको यहाँ से फैक्ट्स लिखने होते, तो आपको इजी बनाने के लिए मैंने इसको टेबुलर में लगा दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सीक्वेंस वाइज इसको याद कर सको। ठीक है, आपके लिए आसानी हुई, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना ये सारे आपकी जो स्लाइड्स है अकॉर्डिंग टू एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज बनाई है, कि जो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड्स बनी हुई है। ठीक है, गर्मी बड़ी है आज। चलो नेक्स्ट चलते हैं आप फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस। अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में क्या होता है कि कुछ फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, कुछ फॉरेस्ट आपके डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है कुछ एरिया आपका रिजर्व कर दिया गया पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए। प्रोटेक्टेड है वहां पे क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू एक्ट चीजें की जाएंगी, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे कुछ ह्यूमनाइज्ड एक्टिविटीज नहीं हो सकती। देन कुछ आपके अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड एरिया होंगे, फॉरेस्ट होंगे कि क्या है जिसमें लाइन नहीं खींची हुई, डिमार्केशन नहीं खींची हुई, लेकिन वो प्रोटेक्टेड एरिया है। देन कुछ होंगे आपके अदर फॉरेस्ट। तो ये लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो आपका 37,948 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें आपका मैक्सिमम आपका लाहौल स्पीति में पाया जाता है। अब मैं बोल रही हूँ नंबर नहीं याद रखना लाहौल स्पीति के आगे वाला, लेकिन आपको ये चीज पता चलनी चाहिए कि मैक्सिमम लाहौल स्पीति में है, लोएस्ट आपका कहाँ पे है, हमीरपुर में है। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू लीगल स्टेटस है, जो हमारा लीगल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग चीज बताई गई है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारा क्या है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस। अब उसमें मैं देखूं अगर रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, तो आपको चीज याद रखनी है कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट का टोटल कितने हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट 1883। ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर नहीं है बेटा, ये तो क्या है, ये नंबर बता रखा है, स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, ये आपका क्या है नंबर है कि इतने टोटल फॉरेस्ट है आपके 37,948। आई थिंक एक बार रुक जाओ, नहीं एरिया ही है। ठीक है, दिस इज द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया ही है, सही बोल रहा था कि ये आपका क्या है, एरिया है। ठीक है, दिस इज द एरिया, एक बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि गलत ना होना। तो इसमें टोटल रिजर्व्ड फॉरेस्ट का कितना है 1883 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा आपका सिरमौर में है, देन चंबा, देन कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, शिमला, सोलन, उन्ना, बिलासपुर। ये आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया वाइज बता रखे हैं कि किसमें सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, किसमें सबसे कम है। और जीरो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमीरपुर, किन्नौर, मंडी में कोई रिजर्व्ड फॉरेस्ट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहाँ नहीं है, तो आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट हमीरपुर, किन्नौर, मंडी में नहीं है। अब बात करते हैं डिमार्केटेड फॉरेस्ट की, तो ये टोटल आपका कितना एरिया 12,852 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में मेंशन कर देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें पहले चंबा है, देन कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर एंड उन्ना में सबसे कम है डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देन अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करी तो सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में है, देन कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन, उन्ना, मंडी, हमीरपुर एंड एट द एंड सिरमौर। और अदर फॉरेस्ट की बात करूं तो इसका टोटल एरिया है 7,178 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें आपके मैक्सिमम है किन्नौर में एरिया, देन कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर एंड एट लास्ट चंबा। बट इसमें क्या है, जीरो वाले भी हैं जहां पे आपके अदर फॉरेस्ट नहीं प्रेजेंट है, जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति एंड उन्ना। ठीक है, तो ये हमारी फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस मैंने लास्ट लाइन में आपको समझा दी, जिसमें हमने बात की रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, डिमार्केटेड फॉरेस्ट की, और कुछ फॉरेस्ट जो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, एंड कुछ अदर फॉरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, एरिया स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बताया हुआ। अब अगर आप यहां से पढ़ते तो यहां से आपको टफ हो जाता पढ़ना, तो इसलिए आपको स्लाइड वाइज अरेंजमेंट दे रखी है आपके लिए कि आपको इजी हो, इजी वे में आप पढ़ सको। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी स्टेट इकोनॉमी में हमारा ये फॉरेस्ट्री सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर जीएसबीए कितना है, इसका 7,909 करोड़ है, रिकॉर्ड किया गया 2025-2026 के एस्पेक्ट से। और अगर मैं ग्रोथ देखूं तो कितनी है 4.4%। बेटा क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ कितनी है 4.4%।
थैंक गॉड लाइट आ गई, वरना गर्मी से तो बड़ा बुरा हाल हो रहा था। अब देखते हैं कि जो हमारी ग्रोथ 4.4% आई, तो इसमें क्या है, अगर 24.40% आपका जीबीए ग्रोस वैल्यू एडेड बताता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में, कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में इसकी ग्रोस वैल्यू एडेड कितनी है, 24.40% है। और अगर टोटल जीएसबीए में स्टेट का देखूं, पूरे स्टेट का, उसमें कंट्रीब्यूशन है 3.35%। तो ये सारे बेटा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, दीज फैक्ट बिकम इंपॉर्टेंट। तो जीएसवीए कांस्टेंट प्राइस की बात करूं तो वो 5764 करोड़ था आपके 2024-2025 में, जो अब रिकॉर्ड किया गया 6019 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2025-2026, जिसमें इंक्रीज बता रखा है आपका कितना, 255 करोड़ का इंक्रीज बता रखा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन बात करूं जी फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की, तो वो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में कितनी रिकॉर्ड की गई है, 7909 स्क्वायर किलोमीटर, जो जिसकी ग्रोथ कितनी है, 4.4%। अगर मैं इसकी कंट्रीब्यूशन अपने एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में देखो तो वो है 24.40%, और टोटल जीएसवीए की बात करूं वो 3.35% है, ठीक है। और अगर मैं जीएसवी एट कांस्टेंट प्राइस की बात करूं तो वो रिकॉर्ड किया गया है 6019 करोड़, जिसका इंक्रीज कितना बताया गया है लास्ट ईयर से, 255 करोड़, ठीक है। देखो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हो रही है, ये सारी चीजें मैंने पीछे स्लाइड में कवर कर दी है, ठीक है। मैं बता रही हूँ ना, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है सीरीज आपको, क्योंकि मैं पूरे मन से बनाती हूँ। अगर मैं कुछ काम करती हूँ ना, तो आई नीड परफेक्शन इन इट, और पूरे मन से करना वो काम, ताकि और इस ढंग से करना कि वो एस्पिरेंट के लिए, जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या हो, मैक्सिमम आउटपुट निकले। इसलिए आपने क्या करना है, जो मेरा चैनल है वो जरूर शेयर करना है अपने फेलोमेट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ, कि हमारे फॉरेस्ट्री के क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करूं तो फर्स्ट हमारी फॉरेस्ट प्लांटेशन के बारे में ही पढ़ते हैं, कि हमारी जो फॉरेस्ट है, कि हमने कितनी प्लांटेशन ऑलरेडी कर ली है, कितना हमने एरिया कवर करना है, वो सारी। तो एक बॉडी है हमारी स्टेट लेवल में, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इस बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बॉडी का नाम है कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। और जो हमारी ये हमारी स्टेट लेवल बॉडी है, ठीक है, कैंपा इज स्टेट लेवल बॉडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लेवल की बात करूं तो आपका नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है। एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, जिसमें ट्री उगाते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो ग्रीन इंडिया वही है कि इंडिया को हरा भरा बनाना है, तो वो मिशन आपका सेंट्रल लेवल से। अगर मैं कैंपा के अकॉर्डिंग देखूं तो उसके अकॉर्डिंग पता चला कि अगर मैं 2025-2026 की बात करूं तो प्लांटेशन टारगेट था 5000 हेक्टेयर फिक्स किया गया था, कि प्लांटेशन करनी है हमने 5000 हेक्टेयर, इसका लैंड फिक्स किया गया था, जिसमें हमने ऑलरेडी कितना अचीव कर लिया है बेटा, 4100 हेक्टेयर इज ऑलरेडी अचीव्ड बाय अस। रिमेनिंग टारगेट वो बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो गया था ना, तो 31 मार्च 2026 तक इन्होंने बोला था कि रिमेनिंग जो प्लांटेशन है वो तब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद होनी चाहिए कि कैंपा के अकॉर्डिंग कितना टारगेट था, 5000 हेक्टेयर प्लांटेशन का टारगेट फिक्स किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है हमारी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, एक तो फॉरेस्ट में क्या लगती है, आग ज्यादा लगती है, तो उसको मैनेज करना होता है। प्लस क्या होता है कि काफी क्या होती है, चोर बाजारी भी चलती है, जिसमें लकड़ियों को काटा जाता है, जो अलाउड नहीं होती लेकिन तब भी करा जाता है। तो उनके लिए क्या किया गया है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए सीसीटीवीज लगा दिए गए हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बना दिए गए हैं, रैपिड फॉरेस्ट फायर रिस्पॉन्स टीम तैयार की गई है, जो आपको क्या हो कि अगर फॉरेस्ट में कुछ भी चीज होती है तो उसका रैपिड सोल्यूशन निकले, तो इसलिए रैपिड फॉरेस्ट फायर रिस्पॉन्स टीम स्टार्ट की है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, एक्सपेरिमेंटल सिल्वीकल्चर फेलिंग एंड सब्सिडरी सिल्वीकल्चर ऑपरेशन। तो सिल्वीकल्चर क्या है, जो ट्रीज की फेलिंग कराते हैं, तो मतलब वैसा नहीं करना। तो अगर हम बात करें कि हमारे हिमाचल प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट की वैल्यू की बात करें, तो हमारे हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट हमें कितने देते हैं, रुपीज 1.50 लाख करोड़ इसकी एस्टिमेटेड है, कि इतनी हमें क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हाँ, आप सिल्वीकल्चर फेलिंग ऑफ 3 स्पीशीज अलाउ कर दिया है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने 3 स्पीशीज के लिए अलाउ कर दिया गया, और इसमें PYQ बना हुआ है, जैसे खैर, चील एंड साल, ये अलाउ कर दिए गए हैं कि हाँ, आप सिल्वीकल्चर फेलिंग इन ट्रीज का कर सकते हो। वो ट्रीज है आपके खैर, चील एंड साल। लेकिन कौन कौन से एरिया में कर सकते हो, आपका हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, हब एंड नालागढ़, नाहन एंड पोंटा साहिब।
तो आपको चीज याद रखनी है, आप कैसे याद रख सकते हो, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर हब करके, एन स्क्वायर है, नालागढ़ है, नाहन एंड पोंटा साहिब। और इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नाहन एंड पोंटा साहिब आपके सिरमौर के एरिया है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट करके भी आप याद कर सकते हो। अभी तक क्या हो गया है, जो 22,000 खैर ट्री हार्वेस्टेड, तो इतने टारगेट किया गया है कि इतने ट्री हार्वेस्ट करेंगे, मतलब लगाएंगे 22,000 खैर ट्री, और जिससे क्या होएगा, अगर ये चीज करेंगे तो 56,000 मैन डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसका रेवेन्यू कितना है 48.01, और ऑलरेडी हमें 16.71 करोड़ रिसीव हो गया है कि हमने हार्वेस्टेड, मतलब कितने उखाड़ने हैं 22,000 समथिंग, तो वो उस चीज के लिए आपको कितने दिहाड़ी है मैन डेज की, तो वो 56,000 है, और इसमें ऑलरेडी कितना रेवेन्यू फिक्स किया गया 48,000 रुपीज 48 करोड़ कर रखा है, और जिसमें 16.71 आपको मिल गया है। तो ये वैल्यूज इतनी याद नहीं करनी होती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही है कि किस स्पीशीज का अलाउ कर रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यू स्कीम्स की तरफ। अब मैं बात करूंगी न्यू स्कीम्स। तो फर्स्ट इज मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। तो नाम से पता चल रहा है कि वन का विस्तार करना है, ग्रीन कवर को इंक्रीज करना है। तो इसमें क्या हुआ है कि 2025-2026 में 5,000 हेक्टेयर प्लांटेड अंडर वेरियस स्कीम में 5,000 हेक्टेयर प्लांटेशन ऑलरेडी हो रखी है, और जो 119 हेक्टेयर बैरन एरिया था, बंजर फॉरेस्ट एरिया था, तो वहां पे भी प्लांटेशन की गई है। नेक्स्ट इज द राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इसमें क्या था कि लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना, किसके लिए, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के लिए। तो इसमें 2025-2026 के तहत प्लांटेशन हुई है 1267 हेक्टेयर, ये ऑन द प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ 900 हेक्टेयर कंप्लीट हुई है, और रिमेनिंग 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट होना है। तो आपको इसमें थोड़ी सी स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री वन विस्तार किससे रिलेटेड है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है ये आपकी राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना। इसमें क्या किया इन्होंने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया है, जो हमारा पीपीपी मॉडल होता है, स्पेशली फॉर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन थ्रू सीएसआर फंडिंग, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हम फॉरेस्ट की रिस्टोरेशन कराएं, जो किससे होगी, हमारी फंडिंग कौन देगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सीएसआर है वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज द इंगेजिंग ऑफ वन मित्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है क्योंकि ये स्टेटमेंट में भी दे रखा है, क्योंकि 201 मित्र वॉज इंगेज 2025-2026 में। तो कितने वन मित्र लगे हैं, 201 मित्र इंगेज हुए हैं। अदर इनिशिएटिव क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, आप जैसे सेटिंग अप ऑफ लार्ज जू जहां पे जानवर रखे जाते हैं, तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट कहां से, भान खांडी कांगड़ा में। तो जहां पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का है वहां पे ये पॉइंट ऐड कर लो। लेआउट प्लान अप्रूव हो गया है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, 609 करोड़ इसका है एस्टिमेशन। रिसीव्ड 130.39 करोड़ हुआ है, और स्पेंड 65 करोड़ हुआ है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कहाँ पे सेट हुई है लार्ज जू, तो स्टेटमेंट बन सकती है। नेक्स्ट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट कराई, जिसमें क्या है अप्रूव हुआ है 100 फॉरेस्ट गार्ड एंड 257 एडिशनल पोस्ट। नेक्स्ट इज द इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या है, 20 इको टूरिज्म, जैसे मतलब टूरिज्म प्रमोट करना इकोलॉजी के थ्रू। 20 इको टूरिज्म चैप्टर्स हैव बीन इंप्रूव्ड, जिसमें 120 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इंस्पेक्शन हर्ट्स एंड कैंपिंग साइट्स एक्टिवेट की गई हैं। 20 इको टूरिज्म मतलब साइट्स को लोकेट किया गया, जिसमें 120 जैसे रेस्ट हाउस बनाया गया, और मतलब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो चीजें कर सकते हैं वो करी गई। टू इंक्रीज विजिटर फैसिलिटी एंड इंक्रीज द रेवेन्यू। जो हमारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज है वो कहाँ कहाँ बने, मांडली, शिमला, शिलारू, नौकली, तनु, जुब्बर, रामपुर, बरोट, मंडी। तो ये आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे इको टूरिज्म प्रमोट किया गया है। एचपी फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, एक KFW असिस्टेड, जो जर्मनी की कंपनी है वहां से असिस्टेड प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इम्प्रूव करें, और जो क्लाइमेट का भी इसमें इंप्लीमेंट दे रखा है। तो इसमें इंप्लीमेंट हुआ है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कौन सी है, चंबा एंड कांगड़ा। लॉन्च हुआ था 2015-16 में, टोटल बजट इसका 308.45 करोड़ था, 7 सालों का प्रोजेक्ट था, जिसमें इतना एलोकेट हो गया, इतना स्पेंड हो गया। ये चीजें नहीं याद रखनी होती, आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ चंबा एंड कांगड़ा में ऑपरेट किया गया है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, ये सपोर्ट किया गया बाय जीका। तो इसका टोटल आउटले आपका 800 करोड़ का था,
और उसमें किस किस डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया है? बिलासपुर, मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा। निमोनिक्स नहीं दूंगी, आप अपने हिसाब से याद करना कि कैसे आप याद करोगे। और जो ट्राइबल एरिया है किन्नौर, लाहौल स्पीति, वहां पे ये क्या है? जीका ओरिएंटेड एचबी फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लगा गया है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि शिमला में हेडक्वार्टर है। रीजनल ऑफिस आपका कुल्लू एंड रामपुर बूशहर जो शिमला में है वहां पे है। ये फैक्ट नहीं याद रखना कि 55 करोड़ एलोकेट हुआ है 18.7 तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन इम्प्लीमेंटेशन है और किसकी सपोर्ट से हुआ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक एडेड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। इसमें टोटल आउटलेट था आपका $100 मिलियन का। 7 साल का प्रोजेक्ट था जिसमें 80:20 फंडिंग थी। ठीक है, 80:20 फंडिंग थी। और इसमें क्या था, 900 ग्राम पंचायत शिवालिक और मिड हिल्स में इन्होंने कवर करनी थी। तो अब तक क्या आउटकम हो चुकी है इसकी? comprehensive treatment of 2 lakh hectare non-arable land and 0.20 lakh hectare arable land। तो इसमें क्या हुआ है, जो 2 लाख नॉन एरेबल एंड 0.20 लाख एरेबल लैंड्स का क्या हुआ है, ट्रीटमेंट की गई है। वाटर प्रोडक्टिविटी इनहांस की गई है, प्रोडक्शन इनहांसमेंट की गई है। 25% वल्नरेबल हाउस होल्ड को कवर कर रखा है। वल्नरेबल हाउस होल्ड वो होते हैं कि जो क्या होते हैं, जो डेंजर में होते हैं, मतलब जो इजिली मतलब क्या हो उनको इफेक्ट हो सकता है, तो उन हाउस होल्ड्स को कवर किया गया है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की गई है एग्रीकल्चर क्रॉप की, और इंक्रीज कर गई है इनकम ऑफ फार्मर। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो ये थोड़ा सा आपको रेट बता रखा है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने स्लाइड ऐसे लगा ली थी, ये इससे क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट हम चलते हैं एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। तो इसकी नोडल एजेंसी क्या है, हमारी इस सेक्टर को डील करती है? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज डेस्ट एंड सीसी। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। इसके मेजर इनिशिएटिव है, फर्स्ट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो वही है कि हमारी हिमाचल फर्स्ट स्टेट बन गई थी अगेंस्ट, मतलब कि हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज के अगेंस्ट। तो हमारी फर्स्ट स्टेट बनी थी जिसने लेजिस्लेट किया था कि हाँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए। तो 5 जून 2025 में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है जिसमें 200 वॉयलेटर्स को फाइन किया गया है। एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम नोटिफाई की गई और एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग मणिमहेश यात्रा। तो थोड़ा सा आपको ये फैक्ट्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 बिल्डिंग द फ्यूचर इन अ क्लाइमेट इंपैक्टेड वर्ल्ड। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो आपका क्या होता है, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स होती है ना, जो यूपीएससी और हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही अब हिमाचल प्रदेश अपनी स्पेसिफिकली भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाए। तो ही हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट ह्यूमन डेवलपमेंट असेसमेंट विद क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की असेसमेंट इन कंटेक्स्ट विद क्लाइमेट करेगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट हुआ शिमला में। थीम थी एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, और उसी टाइम लॉन्च किया गया प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल कैंपेन। 2030 तक हम क्या करेंगे, प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल बनाएंगे, कि हिमाचल विदाउट प्लास्टिक्स। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पता है आपको 5 जून आता है। ठीक है, थोड़े से फैक्ट्स याद होने चाहिए। देन एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड स्टार्ट किया गया जिसमें 8 अवार्ड्स गिवन दिए गए और एनजीओ स्कूल चिल्ड्रंस को भी प्राइजेस दिए गए। देन रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंसेस हुई जिसमें क्लियरेंसेस 113 प्रोजेक्ट्स को दी गई। देन एडॉप्शन किया, इम्प्लीमेंटेशन की स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट कि हिमाचल ने स्टेट एक्शन प्लान किया है इम्प्लीमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देन सक्सेसफुल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया, एक ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है हमारी सिरमौर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिरमौर दिख रहा है आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। Then there is a bilateral cooperation to implement climate change adaptation in rural areas and climate adaptation in resilience and finance in rural India। मतलब CCARI एंड CAFRI एक किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? एक तो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ। तो एक जो हमारा CAFRI का प्रोजेक्ट है, जो हमारा क्लाइमेट अडेप्टेशन रेजिलियंस एंड फाइनेंस इन रूरल इंडिया का है, तो ये इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है जो सपोर्ट कर रहा है GIZ एंड MOFC एंड NABARD।
तो इसमें क्या हुआ है, जो 5000 वुमेन फार्मर्स हैं इन ड्रॉट प्रोन एरिया एंड क्लाइमेट चेंज एरिया ऑफ द स्टेट अंडरटेकन, तो इसमें जो 5000 वुमेन फार्मर को इसके अंडर ले रखा है, इस स्कीम के अंडर। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश काउंसिल, अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। तो ये 1986 में एस्टेब्लिश हुई है और इसकी मेजर अचीवमेंट क्या है, एक तो इन्होंने कम्युनिटी लेड एस्ट्रो टूरिज्म स्टार गेजिंग फैसिलिटी डेवलप किया काजा में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काजा क्या है, जो स्पीति में है, जहां पे हमने लाहौल स्पीति पढ़ा है, वहां पे ये फैक्ट ऐड कर लो कि वहां पे क्या हुई है, एक स्टार गेजिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट कर दी है। ठीक है, स्टार गेजिंग फैसिलिटी हुई है, इनॉग्रेट हुई है 7 जुलाई 2025। ये थोड़ा सा करंट अफेयर के हिसाब से भी फैक्ट लिया जा सकता है। देन क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया गया है कि जो स्ट्रेंथन किए गए हैं इन्होंने वेटलैंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की इंप्लीमेंट किया, वेटलैंड मैनेजमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन कोलैब विद जीआईजेड। ठीक है, थोड़ा सा वेटलैंड मैनेजमेंट। देन फिशरमैन ट्रेनिंग कराई है, फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी सेवा पर्व एक्टिविटी की इन्होंने, वेटलैंड पोंग डैम रेणुका में एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की, क्लीनलीनेस की और अवेयरनेस की। और वहां पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है कि जो 2 इंडिविजुअल्स हैं जो नगरोटा सूर्यन से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है मिस ईशा एंड मिसेस मीना राय, ये सिलेक्ट किए गए हैं टू प्रेजेंट द हिमाचल प्रदेश स्टेट एट वेटलैंड स्कूल नेटवर्क एशिया कॉन्फ्रेंस इन चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन हमारे हिमाचल प्रदेश के, जो हमारा एक स्टूडेंट है मिस ईशा एंड जो हमारे टीचर है मिसेस मीना राय, उनको सिलेक्ट किया गया कि वो चाइना में रिप्रेजेंट करेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश को। फिर एक मिशन होता है हमारा स्टार्ट, दैट इज मिशन सहभाग्यता नॉर्थ रीजनल वर्कशॉप ऑन कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। तो ये शिमला में हुआ। तो इसमें फोकस किस में गया पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट एट रेणुका जी वेटलैंड रामसार साइट। रेणुका जी वेटलैंड है, सिरमौर में है, तो वहां की मैनेजमेंट के लिए एक सहभाग्यता नॉर्थ रीजनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई शिमला में। देन ग्लेशियर एंड स्नो कवर मॉनिटरिंग स्टार्ट हुआ है हमारा कि ग्लेशियर और स्नो कवर की भी मॉनिटरिंग करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिक एस्पेक्ट से। देन रैपिड डैमेज असेसमेंट फॉर मॉनसून डिजास्टर। तो मॉनसून डिजास्टर जैसे फ्लड्स की वजह से हिमाचल प्रदेश में कितना लॉस हुआ, उसके लिए रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करना, डैमेज असेसमेंट करना। देन जीआई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है हमारे लोकल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे 4 प्रोडक्ट्स है, नाम याद रखने, सिरमौरी जिंजर, बोजाऊ, चंबा चौक एंड प्लेक्थोरस होनेक। ये एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होगी मार्च 2026 तक। ठीक है, जो अभी हो गया। देन न्यू जीआई ऐप बनेगी सिरमौरी डांगरा के लिए। तो थोड़े से ये प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने जल जीवन मिशन की तरफ। अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो ये लॉन्च हुआ है 15 अगस्त 2019 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना हर हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 2024। ठीक है, ये इसका टारगेट था। ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जल जीवन मिशन। इसकी नेशन वाइड कॉस्ट देखे तो ₹3.60 लाख करोड़ थी। ठीक है, 3.60 लाख करोड़ की। और टारगेट वाटर सप्लाई कितना बता रखा था कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब फैमिली में अगर देखें तो 55 लीटर पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए हर हाउस होल्ड में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये हो जाता है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, इट बिकम अ लीडिंग स्टेट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। तो इन्होंने 100% रूरल हाउस होल्ड्स इन जुलाई 2023 कवर कर लिया था। जो नेशनल की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो उससे नेशनल से ज्यादा इन्होंने परफॉर्म किया है, कितना परसेंट, 81.53%। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें PYQ भी बना हुआ है, ईयर एंड जैसे ये ईयर है ना जुलाई 2023, ये इंपॉर्टेंट आपको याद चीज होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश कब बना, मतलब ये थोड़े से डेट वाले फैक्ट्स आप बार बार लिखोगे तो आपको रिवाइज होते रहेंगे, ये बार बार सुनोगे तब भी आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर मैं टोटल रूरल हाउस होल्ड्स की बात करूं हिमाचल प्रदेश में तो वो है बेटा 17.09 लाख, जिसमें 7.63 लाख हाउस होल्ड को असेस है टैप वाटर। मतलब मिशन के लॉन्च होने से पहले इतने हाउस होल्ड को क्या था, असेस था टैप वाटर को। जो रिमेनिंग 9.46 हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन। तो ये चीज याद रखनी है आपने कि कितने के पास, इतनों के पास ऑलरेडी था कनेक्शन। ठीक है, बट इनको जो रिमेनिंग 9.46 है इनको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जैसे हिमाचल प्रदेश ने कवर कर लिया है ना ये जल जीवन मिशन में, रूरल एरिया में 100% हाउस होल्ड
टैप्स, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप बताए, तो उसमें 7.63 के पास ऑलरेडी था, रिमेनिंग 9.46 को अब प्रोवाइड किया है। तो टैप वाटर कनेक्शन 17,315 स्कूल्स और 17,892 आंगनबाड़ी सेंटर्स को भी प्रोवाइड हुए। अब देखें हम रूरल वाटर सप्लाई स्कीम, तो इसमें क्या है 1747 स्कीम अप्रूव्ड हुई है जल जीवन मिशन में, जिसका कितना था ₹6,395.09 करोड़ था। इसमें 650 स्कीम्स कंप्लीट हो रखी है और इतनी क्या है अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है 1097, तो इतना याद रखने का फैक्ट नहीं है। हैंड पंप प्रोग्राम में 42,180 हैंड पंप इंस्टॉल हुए, तो 42,000 समथिंग करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज द अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम, इसमें हिमाचल प्रदेश में 74 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। अगर हम अर्बन वाटर में वाटर सप्लाई की बात करूं अर्बन में, ठीक है, अर्बन क्या है जो सिटीज है, तो वहां पे आपने चीज याद रखनी है कि अगर मैं वाटर सप्लाई की बात करूं तो शिमला मेन सिटी है, वहां पे मैनेज करता है शिमला जल प्रबंधन निगम। परवाणु में ह्यूमडा वाटर सप्लाई को देखता है, ठीक है, परवाणु जो हमारा एरिया है वहां पे कौन देख रहा है आपका ह्यूमडा। लेकिन जो रिमेनिंग टाउन्स है हमारे 72, वो कौन मैनेज कर रहा है आपका जल शक्ति विभाग मैनेज कर रहा है, जिसमें 46 स्कीम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि शिमला को वाटर सप्लाई शिमला जल प्रबंधन निगम करता है, परवाणु में हुमदा, और रिमेनिंग जो 72 टाउन्स है उसमें जल शक्ति विभाग देता है। अब जो न्यू वाटर सप्लाई स्कीम 8 टाउन्स में अंडरवे है जिसमें वाटर सप्लाई इतना देता है, इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एक अमृत के बारे में याद रखना है कि अपग्रेडेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम सेक्शन फॉर 17 टाउन, कि 17 टाउन्स में जो वाटर सप्लाई स्कीम की अपग्रेडेशन और उनकी ऑगमेंटेशन करेंगे, उनको चेंज करेंगे और थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, ठीक है, ये वही है अर्बन। अब हम देखते हैं जो डीपीआर एट 8 टाउन्स में ₹154.07 करोड़ अंडर ट्रेंच 1 दे रखा है। 2 टाउन्स अम्ब एंड भुंतर में ₹32.90 करोड़ अंडर ट्रेंच 2 दे रखा है, ठीक है, एंड 17 टाउन्स में अंडर ट्रेंच 3 है जो अप्रूव्ड एंड वर्क इन प्रोग्रेस है। तो थोड़े से 2 टाउन्स के बारे में, अम्ब एंड भुंतर के बारे में आप याद रखो कि किस जो हमारे ये है सप्लाई स्कीम, ये ट्रेंच 1, ट्रेंच 2 एंड ट्रेंच 3 के अकॉर्डिंग दे रखा है। देन हम चलते हैं सीवरेज स्कीम इन अर्बन सेक्टर, तो इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं सीवरेज सेक्टर स्कीम को बारे में देखूं तो 41 टाउन्स कवर हैं, जिसमें 68 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश किया है और इसमें 99.463 एमएलडी इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट्स में भी इंक्लूडेड फैक्ट है। अब सीवरेज सर्विसेज शिमला मैनेज करता है शिमला जल प्रबंधन निगम, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया कि यही शिमला में मैनेज करेगा। अब सीवरेज स्कीम्स अंडर कंस्ट्रक्शन कहाँ पे 6 टाउन्स में है, जो ये आपके टाउन्स के नाम दे रखे हैं, भोता, संतोषगढ़, तलाई, बैजनाथ, पपरोला, नैरचौक एंड बंजर, इतना याद करने की जरूरी है। वर्क अवॉर्डेड इन 3 टाउन्स को अवार्ड में मिला गया है इसके काम के लिए, नगरोटा, धर्मपुर एंड राजगढ़। अब एक हमारा स्वच्छ भारत मिशन था जिसमें सीवरेज कंपोनेंट अप्रूव्ड हुआ है 31 टाउन्स के लिए एट अ कॉस्ट ₹111.88 करोड़। तो थोड़ा सा ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मिशन से रिलेटेड फैक्ट है। अब हम देखते हैं सीवरेज स्कीम हमारे रूरल, पहले हमने अर्बन की बात की, अब रूरल। तो 6 रूरल लोकेशन सिलेक्ट किए, शारबो, झाकरी, सांगला, चिंतपूर्णी, हडसर एंड मड़ी मनाली। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 7.48 एमएलडी अगेंस्ट सीवेज इनफ्लो 3.3 एमएलडी। तो करंटली इम्प्लीमेंटेशन कितने में हुई है, 13 एडिशनल रूरल एरिया में हुई है, 20 सीवरेज स्कीम है, इतनी प्रिपेयर की गई है। अब इंपॉर्टेंट इतने फैक्ट्स नहीं रखने, आपको थोड़े से एरियाज के बारे में पता है कि होना चाहिए कि जैसे 3 लोकेशन नोटिफाइड की गई है अर्बन लोकल बॉडीज में, वो है आपकी नगरोटा, सूरिया, संधोल एंड धर्मपुर, ठीक है, थोड़े से एरिया पता होना चाहिए। अब हमारे कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात करें तो ₹5.87 करोड़ एलोकेट हुआ है। ये आपको इतना बजटरी एस्टिमेट नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि टारगेट था 2318.43 हेक्टेयर जो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया बनाना था हमने, जिसमें 634.62 हेक्टेयर कवर हो गया और इसका एक्सपेंडिचर है आपका 0.59 करोड़। अब हम चलते हैं इरिगेशन की तरफ। हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 5.567 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 0.583 मिलियन हेक्टेयर ही हमारा अंडर कल्टीवेशन है। तो देखो एरिया हमारा कितना है 5.57 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें अंडर इरिगेशन हमारा कितना है 0.583 हमारा कल्टीवेटेड एरिया है। तो इरिगेशन हमारे हिमाचल प्रदेश का कितना है 0.335 मिलियन हेक्टेयर हमारा इरिगेशन पोटेंशियल है, जिसमें मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोडक्ट हमारे कितने प्रोजेक्ट लगे हुए हैं
मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे 0.050 मिलियन हेक्टेयर लगे हैं और माइनर प्रोजेक्ट आपका कितना है 0.285 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें अंडर इरिगेशन कितने हैं 0.314 है। तो ये आपको हर फैक्ट, या इसमें मैं बोल रही हूँ हर फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मेजर प्रोजेक्ट कितने हैं हमारा, एक तो इरिगेशन पोटेंशियल कितने हैं, मेजर प्रोजेक्ट कितने हैं, माइनर प्रोजेक्ट कितने हैं। अगर मैं मेजर प्रोजेक्ट की बात करूं तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है शाहनहर प्रोजेक्ट कांगड़ा में, तो जिसमें कितना इरिगेशन एरिया क्रिएट किया है 15,287 हेक्टेयर लैंड। मीडियम में क्या है, बल वाला एरिया, सिद्धाता कांगड़ा वाला एरिया एंड चंगर वाला एरिया। और कैड एक्टिविटी जो कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटी एक्सटेंड होगी आपके सिद्धाता एरिया जो कांगड़ा में है, कितनी हुई है 2705 हेक्टेयर हुई है। एक न्यू एडिशन हुई है फीना सिंह कल्टिवेटेड कल्चरेबल एरिया एंड नंदोन एरिया अंडर डेवलपमेंट है। तो ये थोड़े से प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये तो लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये लर्न करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम माइनर इरिगेशन। अगर मैं माइनर इरिगेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं माइनर इरिगेशन की प्रोजेक्ट की बात करूं तो जो हमारा माइनर, ये हमने बात कर लिया मेजर मीडियम, अब माइनर की बात करूंगी तो ये क्या हुआ है, रुपीज 580.34 करोड़ एलोकेट हुआ है कितने एरिया की डेवलपमेंट के लिए, इतने एरिया के लिए 5292.07 हेक्टेयर एरिया डेवलपमेंट के लिए। और इसमें क्या है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है रुपीज 37.22 करोड़ और इरिगेशन कवर हमारा कितना हो रखा है 1808.02 हेक्टेयर। मतलब ये पहले चीज बता रखी है कि कितना एलोकेशन है, कितना एरिया कवर करना है, और जो हमने कर लिया है ऑलरेडी कवर एरिया वो आपका नीचे बता रखा है कि इतना इरिगेशन कवर हो रखा है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ठीक है। तो आपको चीजें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही मार्क करूंगी मैं। तो ये कब हुआ है इम्प्लीमेंट, ये हुआ है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ वाटर एक्ट 1974। पोल्यूशन के लिए आपका ये बोर्ड गठित किया गया था, और उसमें क्या बाद में कौन सा एक्ट ऐड हुआ, एयर एक्ट 1981 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये दोनों तीनों एक्ट्स का आपको ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो अगर आप यूपीएससी में एग्जाम देना चाहते हो या आप स्टेट पीएससी देना चाहते हो या कोई भी, तो ये थोड़े से एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वाटर एक्ट 1974 में, एयर एक्ट 1981 में और आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। अब एक्टिविटीज क्या क्या हुई है, कुछ लैब्स की डेवलपमेंट हुई है, आपने रीड कर लेने हैं, ठीक है, ये आपको एक बार रीड कर लेना। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है कि जो हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम नालागढ़ में, एंड नॉन अटेनमेंट टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन कैटेगरी 3 एयर क्वालिटी में, सेकंड पोजीशन आई थी, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फिर हमारी ये नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें पेनल्टीज के बारे में बता रखा है, प्लास्टिक आइटम्स के बारे में है, एनिवर्सरी है तो क्या लॉन्च किया था, कॉफी टेबल बुक एंड कमेंट। तो थोड़े से पॉइंट है, एक बार रीड कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कब गठित हुआ है, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हो गए। और इसमें क्या है, जैसे अगर हमारी कैटेगरी बना रखी है रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू व्हाइट, टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर एज पर सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपको देखना कि रेड जोन में कितने इंडस्ट्रियल है, न्यूली आइडेंटिफाइड कितने हैं, टोटल इंडस्ट्रियल। तो थोड़ा सा ये टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का याद रख लेना कि रेड रीजन में कितने हैं 126, ऑरेंज में है 155, ग्रीन में है 116, ब्लू में है 9 एंड व्हाइट में है 57, ठीक है। ये कैसे हुआ था कि जो हमारे स्टेट बोर्ड ने अडॉप्ट की थी रिवाइज कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर दिस कलर, ये सीपीसीबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग था, जो विद टाइम चेंज हो जाती है, क्योंकि ये अपना क्या होती है, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस फ्रेम की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका था ये बनाए गए थे डिफरेंट कलर, और उसमें कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स आते हैं वो अकॉर्डिंग था कि अगर रेड है तो ज्यादा हैजार्डुअस है, देन विद कलर स्कीम वो डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। ये क्या है, आपकी टोटल नंबर ऑफ कंसेंट, मतलब एक कितनी दे रखी है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं मेजर स्कीम जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है बेटा, जैसे कैंपा है, नेशनल रिफॉरेस्टेशन है, स्टेट वाइड है, प्लांटेशन 5000, ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना आपने टेबल, और हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है पीछे, ठीक है, ठीक है। इसमें कितना अचीव हो रखा है 4100 हेक्टेयर। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ठीक है, इसमें क्या स्टेट स्कीम है, ये ऑनगोइंग है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, इतना एरिया है, इतना हेक्टेयर डन। KFW क्लाइमेट प्रूफिंग चंबा एंड कांगड़ा, ये मैं बोल रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, मैंने पीछे भी मार्क कराई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इतना करोड़ सैंक्शन हुआ, इतना। जीका फॉरेस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, वर्ल्ड बैंक 900 जीपीस, नैफ्क, तो ये हमने पढ़ा था ड्रॉट प्रोन एरिया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे इंप्लीमेंट हुआ था। CFRI में 5000 मूवमेंट इंडो जर्मन,
तो ये अगर आपने पीछे से मेरे से पढ़ते आए हो तो आपको ये याद करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस जो बच्चा मेंस लिखता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपने क्या करनी है, ये रीडिंग ले लेनी है। एक बार इसमें क्या बता रखे होते हैं, इश्यूज बता रखे होते हैं, देन एविडेंस, देन उसकी इम्प्लीकेशन क्या थी, जो हमने पीछे पढ़ा है ना उससे रिलेटेड ये एक बार आपने रीड करना है। मैं पॉइंट्स देख लेती हूँ। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इन द वेस्टर्न हिमालयस, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड बायोटिक प्रेशर, फॉरेस्ट फायर, इलीगल फेलिंग एंड इंक्रोचमेंट्स, then human wildlife conflict, water resource stress and source vulnerability, urbanization and tourism burden, fragmentation and decline health of forest ecosystem। फिर कुछ district specific issues है जैसे high proportion undemarcated और other forest area, gaps in urban sewage, damage and partial functionality of rural sewage system, then industrial area, seasonal plastic waste, climate and ecosystem, need for long term livelihood। कुछ points है। then ये way forward है कि resolution, रेजोल्यूशन वही चीजें हैं कि जैसे इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, जैसे इन्होंने वन मित्र बनाए, इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या जो हमने चीजें कर ही है ना कवर, वही इसमें दे रखा है कि इन्होंने क्या क्या चीजें की गई हैं। अगर मैं इसको एक बार रफली देखूं तो इन्होंने क्या क्या बता रखा है। इन्होंने एक तो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन स्टार्ट की, मिक्स स्पीशीज की प्लांटेशन, लैंडस्केप की रिस्टोरेशन, फायर रेजिलियंट इकोसिस्टम, जो मैंने चीजें बताई ना पहले ऑलरेडी कवर कर लिया, वही इनका सॉल्यूशन है। जैसे वन मित्र लगाया, CSR की पार्टिसिपेशन, जो मैंने बोला था PPP मॉडल इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ग्लेशियर रिस्क भी देखनी चाहिए, मतलब सब कुछ वही है जो हमने चीजें पीछे कवर कर ली वही है। तो आज हमारा फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर 8 कवर हो गया। ठीक है, दिस चैप्टर आज हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पहले फॉरेस्ट स्टेटस के बारे में पढ़ा, देन हमने फॉरेस्ट कवर के बारे में स्टडी किया, आफ्टर दैट हमने फॉरेस्ट कवर चेंज एज पर फॉरेस्ट एसेट अकाउंट के अकॉर्डिंग स्टडी किया, देन फॉरेस्ट एक्सटेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया। आफ्टर दैट हमने कंडीशंस देखी कि हमारा कार्बन स्टॉक कितना हो रखा है, बायोडाइवर्सिटी हमारा स्टेटस कैसा है। आफ्टर दैट हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया, एक तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, दोनों स्टडी किया। ठीक है, देन हमने किया फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस के बाद हमने कंट्रीब्यूशन देखी हमारी फॉरेस्ट्री की कितनी है। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, न्यू स्कीम्स, अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने कवर की हैं। देन हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में, देन एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में स्टडी किया। देन हमने जल जीवन मिशन एंड डिफरेंट इरिगेशन प्रोग्राम्स के बारे में क्या किया, हमने स्टडी किया। तो आज फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कवर हो गया। होपफुली आपको समझ आया हो, होपफुली आपको नोट्स भी अच्छे लगे हो, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई गई हैं ताकि आपको वो बुक नहीं खोलनी पड़े जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की होती है, आप सीधे यहाँ से पढ़ पाओ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितना पढ़ाया है, जितने लेक्चर कवर हुए हैं उसको बार बार पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।